मनोज ने बताया कि महाराष्ट्र और यूपी पर निगाह सबकी है। झारखंड में भी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर फिर से भरोसा दिखाया है क्या, या फिर बीजेपी के वादों पर एतबार हो गया। लेकिन महाराष्ट्र, जहां पर महायुति और महाविकास आघाड़ी में आमने सामने का मुकाबला, कांटे की टक्कर, और एनडीए अभी 52 सीटों पर आगे बताई जा रही है। साथ ही साथ आपका अपना चैनल महाराष्ट्र झारखंड को लेकर एक एक सीट का अपडेट भी दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कांटे की टक्कर है, जो अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है, महायुति 95 सीटों पर आगे। ऐसा लग रहा है कि महायुति क्या एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी। महाविकास आघाड़ी 52 सीटों पर अभी आगे है, यानी कि अभी यहां महायुति पर भरोसा लोगों को दिख रहा है। लेकिन मनोज, अभी शुरुआत है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बैलेट पेपर ही खुले होंगे, ईवीएम अब खुलना शुरू होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ईवीएम खुलना शुरू होगी क्योंकि 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाती है। और ये कह सकते हैं कि हालांकि मीडिया वाले उत्साहित होते हैं, दुर्घटना से देर भली। और शुरुआती दौर में हम जो देख रहे थे रचना के काफी सारे चैनल्स में मुझे लगता है कि बैलेट पेपर की भी गिनती शुरू नहीं हुई, ईवीएम भी नहीं खुली थी, उसके पहले वो नंबर देना शुरू कर दिया। इसलिए थोड़ा संभल कर चलिए। हमने अक्सर देखा है कि जब भी काउंटिंग होती है तो उत्साही पार्टियां कभी बैलेट के भरोसे, कभी किसी के भरोसे वो लड्डू और पटाखे बंटना शुरू हो जाते हैं, पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार रखिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जैसे कि ने बताया कि महायुति 95 सीटों पर आगे चल रही है, महाविकास आघाड़ी 52 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपको कई सारे नाम बता देते हैं, यहां पर बारामती सीट पे जो चाचा को भतीजे टक्कर दे रहे हैं, यानी कि अजीत पवार बारामती से आगे चल रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे आगे चल रहे हैं, और विनोद तावड़े, जहां पर कि पैसे पकड़ने का आरोप लगाया गया था, विनोद तावड़े ने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी दिया है। तो विनोद तावड़े जिस सीट पर थे वहां से भी जो पार्टी है, एक छोटी पार्टी खड़ी हुई है जिसमें आदित्य खड़े हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं, वहां से बीजेपी पीछे चल रही है। कुल मिलाकर बड़े कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इसमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सा मराठा पार्टी है जो निकल कर आती है और कौन से वो मुद्दे हैं, क्योंकि पिछली बार से 4% ज्यादा मतदान हुआ है। यह कहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और इस बार जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने लाडली बहना योजना दी है, यहां पर भी वो योजना क्या काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4% वोट बैंक बढ़ना, वोटिंग बढ़ना, यह बड़ी बात होती है। और अगर 4% वोट बढ़ा है, आपने भी रचना देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उलटफेर होता नहीं है, कहीं 1%, कहीं 1.5%, कहीं 2% पर वहां पर सरकार बन जाती है। तो यहां पर जो महिलाओं का वोट है, महिलाओं को बीजेपी ने फोकस किया है, सभी चीजों को साधने की कोशिश की है। और चुनाव आचार लगने के पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि भाई हम सोयाबीन भी खरीदेंगे अगर 15% तक नमी है, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है, विदर्भ का इलाका बड़ा मुद्दा है, मराठवाड़ा बड़ा मुद्दा है, मुंबई पर फोकस किया। तो तमाम सारी चीजों के साथ ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के जरिए हम देखेंगे कि ये परिणाम क्या निकल कर आते हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो टीवी स्क्रीन को गौर से देख लें। बीच में स्क्रीन पर आपको बिग ब्रेकिंग दिखाई देंगी और इससे जुड़ा अपडेट सुनाई देगा। लेकिन साथ ही साथ नीचे की पट्टी पर आप देखेंगे महाराष्ट्र का हर एक अपडेट, एक एक सीट की जानकारी आप यहां देखेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। 288 में से 138 सीटों को लेकर रुझान सामने आ गया है और यहां बीजेपी प्लस बढ़त बनाते हुए ठीक इसी तरह ऊपर की तरफ पट्टी में आप देखेंगे 81 सीटों का समीकरण आपको यहां नजर आएगा। और अभी इस पूरे टैली में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 10 सीटों पर आगे है, 19 सीटों का रुझान आ गया है। लेकिन साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर हर वोटिंग के बाद जब अब आज काउंटिंग हो रही है, हर काउंटिंग सेंटर के बाहर में इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड से रितेश मिश्रा हमारे साथ में है, डेरल मिरांडा मुंबई से जुड़े हुए हैं, मेहंदी गर्ग भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और राकेश कुमार सिंह भी सीनियर कुलीग के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आलोक सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम डेरल मिरांडा का रुख कर लेते हैं। डेरल, जिस तरीके से 65% से ज्यादा मतदान इस बार हुआ है, 30 सालों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान इसे कहा जा रहा है, पिछली बार से 4% आगे है और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागी अपनी बनी है, वो उन्होंने अपना सहयोग दिया है। अब ये बताइए काउंटिंग सेंटर से अपडेट क्या मिल रहा है, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है और महिलाओं ने किस पर भरोसा ज्यादा दिखाया है, सुखबुगाहट क्या? देखिए, पिछले चुनाव के मुताबिक जो इस बार जो चुनाव है उसमें ज़्यादा टर्नआउट जो है महाराष्ट्र में देखने मिला। खास करके महिलाएं जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर आकर जो इस बार वोटिंग की है। करीबन 58 लाख
एक्स्ट्रा जो वोटिंग टर्नआउट है महिलाओं का इस बार ज़्यादा हुआ है। हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो महायुति के सरकार ने लाई थी, उसका अब महायुति को फायदा होगा क्या, ये थोड़े ही देर में स्पष्ट होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ठाणे जिले के कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा इस काउंटिंग सेंटर के बाहर, जहां खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी चौथी टर्म है यहाँ से वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो फाइट है वो शिवसेना यूबीटी के केदार दिघे से हो रही है और पहले राउंड में जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 4000 वोटों से जो है लीड पे है और पहले ईवीएम काउंटिंग को शुरुआत हो गई है और सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो 4000 से लीड कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। तो महिलाओं की जो इस बार काउंटिंग में जो हमको टर्नआउट जो दिखा है, करीबन 58 लाख महिलाओं ने जो है वो पिछले विधानसभा के मुताबिक इस बार ज़्यादा हुआ है। तो इसका फायदा महायुति को होगा का, ये कुछ ही देर में अभी स्पष्ट होगा, क्योंकि ईवीएम काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और एकनाथ शिंदे जो अभी लीड पे है 4000 वोटों से लीड कर रहे हैं और दोपहर के 1 बजे तक जो है वो पिक्चर जो है वो इधर क्लियर हो जाएगा। रचना बिल्कुल, अब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इस बीच झारखंड की भी बता दें कि झारखंड में भी फिलहाल वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और जेएमएम गठबंधन पीछे चल रहा है। ये तमाम सारी चीजों के बीच उत्तर प्रदेश है बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव को लेकर। यूपी उपचुनाव के रुझानों से जुड़ी खबर है कि मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है, कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, फूलपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है और गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जो रुझान हैं वो आपको बताना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर बनी हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका मिला और वहां पर जो यूपी है उसको फायदा हुआ, अखिलेश यादव को बड़ा फायदा हुआ वहां पर। तो ये तलाशने की कोशिश की जा रही कि उसके पीछे क्या है या क्या नहीं है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। मैनपुरी, मोहम्मद शबाब, रुझान क्या आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रुझानों में कई जगहों पर समाजवादी पार्टी तो कई जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के आगे होने की सूचनाएं मिल रही हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, मैनपुरी की करहल सीट जहां पर बाईपोल हुआ था, यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उनमें पीछे चल रहे हैं। इसी के ठीक सटी हुई सीट है सीसामऊ, जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। 4684 के आसपास उन्हें वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के पास 2333 वोट हैं। इसमें पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर लगभग 1300 वोटों से आगे हैं और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो चारू केन है वो यहां पर पीछे चल रही हैं और लगातार जो नतीजे हैं, रुझान जो हैं वो बदल रहे हैं। इसी तरीके से कटेहरी सीट पर भी कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भाजपा प्रत्याशी आगे हो जा रहे हैं और जो भी सीटें हैं जहां पर बाईपोल चल रहा है उन सभी जगहों पर लगातार जो नतीजे हैं वो थोड़ी देर में शुरुआत दिखने लगेंगे, क्योंकि बहुत कम हालांकि मोहम्मद शबाब, नसीम सोलंकी ने ये अंदेशा जताया था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने अधिकारी को खत भी लिखा था। यहाँ आप बता रहे हैं कि नसीम सोलंकी 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत कल देर रात की थी, देर रात उन्होंने ईवीएम जहां रखी जाती है स्ट्रांग रूम, वहां पर सीसीटीवी न चलने की शिकायत की थी और इस बात को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने फौरन जो है वो हरकत की और उसके बाद मौके पर जिलाधिकारी खुद पहुंचे और वहां पर उन्होंने ईवीएम को सही कराया। नसीम सोलंकी और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जगहों से चुनाव में निष्पक्षता और तमाम दूसरी बातों को लेकर के लगातार बात कहते रहे, अपनी आवाज बुलंद करते रहे। नसीम सोलंकी चूंकि सीसामऊ में जब पोलिंग भी हुई तब भी बहुत ज्यादा हैपनिंग देखने को मिली थी, वहां पर पत्थरबाजी तक हुई थी। ऐसे में वहां पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, वहां के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। और शबाब, सीसामऊ से सबसे पहले आएगा चुनावी नतीजा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 20 राउंड की काउंटिंग वहां पर होगी, बाकी जगह 32 की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि विधानसभा क्षेत्र वो छोटा है, लिहाजा वहां पर कम राउंड की गिनती होगी और उसमें मुमकिन उम्मीद है कि जैसे अभी 9:15 बज रहा है तो ये मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास चीजें जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगी कि किस तरफ चीजें बन रही हैं, किस तरह बिगड़ रही हैं। हालांकि दूसरे इलाकों में विधानसभा क्षेत्र थोड़े बड़े बड़े हैं, लिहाजा वहां पर वोटों की गिनती में थोड़ा समय लगेगा। जैसे जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर 14 टेबल लगाई गई हैं, 32 राउंड की गिनती होनी है, तो ऐसे में तमाम जो समय है वो थोड़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी ये यादव परिवार का गढ़ है, यहाँ पर चीजें जो हैं वो यादव परिवार के हिसाब से देखी जा रही हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव शुरुआती रुझान में यहाँ पर आगे चल रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं।
समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर 46 उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और 2 लोकसभा के हो रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड से सीट छोड़ी थी, प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन संकेत निकल कर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी जीत सकती है, लेकिन वोटों का मार्जिन क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर वोटिंग कम हुई है। क्या उतने वोटों के साथ वो जीत पाएंगी? और अगर वो जीती तो ये तीसरी सदस्य होंगी गांधी परिवार की जो एक साथ संसद में मौजूद होंगी, यानी कि सोनिया गांधी राज्यसभा में, लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में मौजूद होंगे। और हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पर और ज्यादा मौका मिले अटैक करने के, कि देखिए और कोई नहीं मिल पाया, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सबके सब संसद में पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र से जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो समीकरण अब भी ये बता रहे हैं कि वहां पर महायुति आगे चल रही है। कई सारे शिंदे आगे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, अजीत पवार आगे हैं, इसके साथ साथ नवाब मलिक भी आगे चल रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है नवाब मलिक आगे चल रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे वो आगे चल रहे हैं, आदित्य महापर। तो बहुत सारे संकेत है, लेकिन एक बड़ा संकेत यहां पर यह निकल कर आता है। आलोक जी से पूछना चाहूंगा, आलोक जी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है, एक बड़े नंबर के साथ वो आगे बढ़ रही है। अगर बीजेपी की स्थिति यही रही और वो आगे बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी कहेगी मुख्यमंत्री हमारा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरह से समझौता करके किया, आप पुरानी पृष्ठभूमि याद करिए, मनोहर जोशी को उन्होंने बनाया था जी, उद्धव ठाकरे को उन्होंने बनाया। तो बीजेपी इस मामले में बड़ा ही उदार रहती है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो अभी भी कहेगी यदि 20 सीट आई तब भी मेरा ही मुख्यमंत्री होगा। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। इसलिए हाँ, ये कहना, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फिर एकनाथ शिंदे को वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि चुनाव जिस ढंग से लड़ा गया है, बीजेपी स्मूथली अपने आप को ऐसा कोशिश करेगी जिससे एकनाथ शिंदे को यदि रिप्लेस करना है तो उनको कहाँ क्या स्थान मिले। और एकनाथ शिंदे बार बार ये कहते रहे कि मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ, मैं ज़मीन में उस हिसाब से काम करता हूँ, कॉमन मैन का आदमी हूँ। तो इसलिए ऐसी लड़ाई अभी तत्काल अभी भविष्यवाणी इस पर करना ठीक नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा संकेत ये है कि जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी एनडीए आगे बढ़ते दिखाई दे रही है, ये शरद पवार और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, शरद पवार तो बिल्कुल अंतिम, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह का चुनाव है, वो बार बार पहले भी संन्यास लेने की बात करते थे। सबसे बड़ी जो चोट होगी प्रियंका गांधी का जीतना तो केवल ऐसा ही है जैसे आपको खिलौना मिल गया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से, और खड़गे साहब का क्या करेंगे, लोकसभा का चुनाव हराया, विधानसभाओं के चुनाव हराए, ये चुनाव भी हार जाएंगे, तब खड़गे साहब क्या मुंह दिखाएंगे? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बार बार देवेंद्र फडणवीस से पत्रकार सवाल कर रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हमने शिंदे को लेकर, एकनाथ शिंदे के चेहरे के तौर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन अगर बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता है, जो कि दिखाई दे रहा रुझानों में, अगर वो बढ़ता है तो क्या शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, आपने नहीं देखा वहां नीतीश कुमार को बनाया ना। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यही मैं आपको कह रहा हूँ शुरू से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाजपेयी के समय में भी ये किया गया कि हम बड़ा दिखाएं, ताकत तो हमारी रहेगी, मुख्यमंत्री तो हमारे बल पर चलेगा ना। ये सही है कि पार्टी में एक होगा, और क्या इतनी बड़ी ताकत शरद पवार के पास आ जाए। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे दिया, तो बिहार के पास ही झारखंड का रुख कर लेते हैं। और एकनाथ शिंदे का जहां तक जिक्र है, एकनाथ शिंदे पिछले दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में मैं खुद को नहीं देखता हूं। शायद वो जान गए थे कि आगे आने वाले भविष्य में एनडीए का चेहरा कौन होने वाला है या बीजेपी का फैसला क्या होने वाला है, जो अभी रुझानों में नजर आ रहा है। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर अभी तो रुझानों में दिख रही है। झारखंड से रितेश मिश्रा पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर जो कि यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई है, रुझानों से जुड़ा बड़ा अपडेट। मीरापुर सीट से आरएलडी आगे है, कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी आगे है, फूलपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे। और अभी थोड़ी देर पहले जब न्यूज रूम में हम मौजूद थे तो वहां जब अपडेट ले रहे थे, 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी आगे चल रही थी, सिर्फ 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे थी। अगर इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत का सिर्फ 1.25 घंटा करीब हुआ है, जब पहले तो बैलेट पेपर खुले हैं, अब ईवीएम भी खुलना शुरू हो गई हैं, और धीरे धीरे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं यूपी उपचुनाव में, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का नारा कटेंगे तो बटेंगे काम आ गया। राकेश जी, देखिए, साफ तौर पे लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव जो
9 विधानसभा के उपचुनाव जो हैं दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। और जिस तरह से दोनों ने अपनी ताकत झोंकी थी और आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की टीम का गठन किया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वे जो हैं इन विधानसभा के उपचुनाव को वो पूरी तौर पर मॉनिटर करेंगे, उसकी रिपोर्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को देना था। और आपने देखा कि अखिलेश यादव सभी जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी और सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, और कल तक उन्होंने कहा कि आपको अलर्ट रहना है। इसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना। ये जरूर है कि कटेंगे तो बटेंगे, वो सफल होता है या अखिलेश का जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, या फिर एक है तो सेफ है? कौन सा नारा पसंद आया होगा लोगों को? ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से देखिए जो हमारे पास जो जानकारी है, सेफ गेम खेलती है, ऐसे आप भी सेफ गेम खेल रहे हैं। रचना देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड से जानकारी है उसके मुताबिक 7 सीट जो है बीजेपी जीत सकती है, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावना है। ये तो अंत में पता चलेगा, लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसकी जानकारी दे रहे हो, क्योंकि मनोज जी और हम लोग दोनों जो है न्यूज रूम में इस लेकर बातचीत करते थे। मनोज जी आप इस पर बताइए। बिल्कुल बातचीत करते रहते हैं और आपकी आदत है कि आप जीवन में रिस्क कभी लेते नहीं है, और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से रुझान आ रहा है उसमें भी कोई रिस्क लेने के मूड में दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इधर आपको भी झटके लग रहे हैं और झटके कहीं ना कहीं जो अभी रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अपडेट आ रहा है रचना, बता दूं कि सिद्दीकी जिनका मर्डर मुंबई में हुआ है, पट्टी में भी तो देखिए बीजेपी 32 पर आगे हो गई है झारखंड में, जबकि जेएमएम सिर्फ 19 पर। एक ये भी झटका है, ये भी चर्चा है। और सिद्दीकी जिनका की मर्डर हुआ, हत्या हुई, और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिल पा रही वो आगे चल रहे हैं। कुछ समय के लिए जो खबर आ रही है उसमें अजीत पवार अपने भतीजे से पीछे चल रहे हैं। असल में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को गच्चा दिया और